हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का पोइट्री सेक्शन का 7th लेसन पढ़ेंगे, द स्लीपिंग पोर्टर। पोर्टर मतलब बच्चों कुली यानी सामान ढोने वाला, और स्लीपिंग मतलब ऊँघता हुआ, यानी द स्लीपिंग पोर्टर का मतलब ऊँघता हुआ कुली। और बच्चों यह एक पोयम यानी कविता है जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों यह पोयम पढ़ने से पहले हम लोग लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बॉर्न ऑन द 12th नवंबर 1909 इन काठमांडू। यानी बच्चों लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 को काठमांडू में हुआ था। बच्चों यह काठमांडू नेपाल में है, जो नेपाल की राजधानी है। ही obtained a Bachelor of Arts degree from the Patna University in 1929। बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब बच्चों बीए, और obtained मतलब प्राप्त किए या हासिल किए। यानी उन्होंने 1929 में पटना यूनिवर्सिटी से, पटना विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल किए। ही वॉज अ रिनाउंड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। ऑफ हिज टाइम मतलब बच्चों अपने समय के, स्टोरी राइटर मतलब कथाकार, पोएट मतलब कवि, रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध या प्रख्यात। यानी वह अपने समय के प्रसिद्ध कवि और कथाकार थे। इन 1948 ही प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद। प्रिजाइडेड मतलब बच्चों सभापतित्व किए या अध्यक्षता की। फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल यानी प्रथम राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन। ऑर्गेनाइज्ड मतलब आयोजित किए गए। यानी 1948 में उन्होंने नेपाली साहित्य परिषद द्वारा आयोजित नेपाल के प्रथम राष्ट्रीय काव्य समारोह की अध्यक्षता की। Immediately after this poetry festival, he exiled himself to Varanasi, India to edit युगवाणी। Exiled मतलब बच्चों देश से बाहर निकलना या निकालना। पोएट्री फेस्टिवल मतलब काव्य सम्मेलन, और इमीडिएटली मतलब तुरंत, आफ्टर मतलब बाद में। यानी काव्य समारोह के तुरंत बाद वे नेपाल से बनारसी चले गए टू एडिट युगवाणी, यानी युगवाणी का संपादन करने के लिए। द वॉइस ऑफ द एज यानी बच्चों यह उस समय की आवाज थी। विच वॉज अ माउथ पीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस। माउथ पीस मतलब बच्चों प्रवक्ता, और वे नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता थे। यानी कवि नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता थे। इन नेपाल हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वर कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। कॉन्फिस्केटेड मतलब बच्चों जब्त करना या कब्जा करना। प्रॉपर्टीज मतलब संपत्ति, यानी नेपाल में उनका घर और उनकी संपत्ति पर वहां के सरकार द्वारा कब्जा कर लिया गया, यानी जब्त कर लिया गया। इसके बाद बच्चों अब हम लोग का पोयम है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुली दूसरे का सामान ढोता है, दिन भर कठिन परिश्रम करता है, इसके बावजूद भी वह अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाता है और दिन दुखिया का पात्र बना रहता है। और बच्चों इस कविता में कवि भी एक कुली के दयनीय जीवन का ही वर्णन करता है। यानी कवि कहता है अ 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। बैक मतलब बच्चों पीठ, हिज मतलब उसके यानी उस कुली के, और 25 किलो लोड यानी 25 किलो का भार। यानी एक कुली अपने पीठ पर 25 किलो का भार यानी सामान लेकर के चलता है। स्पाइन डबल बेंट और 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर। विंटर मतलब बच्चों शीत ऋतु, और स्नोज मतलब बर्फ, क्लाइंब अप मतलब ऊपर की चढ़ाई। 6 माइल यानी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी। बेंट मतलब झुकी हुई, डबल मतलब दोगुनी, और स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। यानी बच्चों शीत ऋतु का समय है और बर्फ से ढके हुए रास्तों से होकर 6 माइल
की दूरी यानी लगभग 10 किलोमीटर ऊपर पर्वत पर चढ़ना है, उसकी रीढ़ की हड्डी 2 गुनी झुकी हुई है। यानी बच्चों, एक तो ऊंचे पर्वत की चढ़ाई और ऊपर से 25 किलो का वजन यानी डबल झुकाव। नेकेड बोन्स स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम। फ्रेम मतलब बच्चों ढांचा, और फ्रेल मतलब कमजोर। स्केलेटन लाइक मतलब नर कंकाल की तरह या नर कंकाल जैसा, और बोन्स मतलब हड्डियां, नेकेड मतलब नंगा। यानी नर कंकाल की तरह हड्डियों का कमजोर ढांचा, नंगी हड्डियां। नंगी मतलब बच्चों उसका शरीर जो है अर्धनग्न है, और यहां बोन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी उसका शरीर बिल्कुल दुबला पतला है। इतना दुबला पतला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसके शरीर पर मांस यानी गुदा है ही नहीं, और उसकी हड्डियां नर कंकाल की तरह साफ दिख रही है। Yet facing an uphill task, he is challenging the mountain. माउंटेन मतलब बच्चों पर्वत, और चैलेंजिंग मतलब होता है ललकार। टास्क मतलब काम, अपहिल मतलब कठिन, और फेसिंग मतलब सामना करते हुए या सामना करना। यानी इतनी सारी कठिनाइयां होने के बावजूद भी वह बर्फीले पर्वत पर चढ़ने जैसा कठिन कार्य का सामना करते हुए पर्वत को ललकार रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो वह पर्वत से कह रहा हो कि पर्वत चाहे तो अपनी ऊंचाई बढ़ा ले, लेकिन वह अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेगा। ही इज वियरिंग अ ब्लैक कैप। वेयरिंग मतलब बच्चों पहने हुए। वह काले रंग का एक टोपी पहना है। डर्टी स्वेट स्टैंड। स्टैंड मतलब बच्चों दाग धब्बे, और स्वेट मतलब पसीना। यानी वह काले रंग का एक टोपी पहना है जो गंदा है, उसके टोपी पर पसीने के दाग धब्बे हैं। हिज बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस। लाइस मतलब बच्चों ढील या लीख, और फ्लीज मतलब पीसू या कीड़ा। अबोर्ड मतलब घर, और उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे मानो ढील लीख जैसे कीड़े मकोड़े का घर हो। हिज माइंड वेरी डॉल। और उसका दिमाग भोथरा है, यानी तेज नहीं है, मंद बुद्धि का है। ऑल्दो इट इमिट्स अ सल्फर लाइक सावर स्मेल। सावर मतलब बच्चों खट्टा, और स्मेल मतलब दुर्गंध। सल्फर मतलब गंधक। इमिट्स मतलब निकलता है। ऑल्दो मतलब हालांकि। हालांकि उसका शरीर गंधक जैसा खट्टा महकता है, पसीने के कारण उसका शरीर गंध करता है। बट व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर मतलब बच्चों मानव आकृति, और स्टाउट मतलब निडर या साहसी। कवि कहता है कि वह कितना साहसी और निडर आदमी है। यानी बच्चों वह कुली बहुत निडर और साहसी है, क्योंकि ठंड में बर्फ से ढके हुए पर्वत पर चढ़ना कोई आसान बात नहीं है, और वह भी 6 माइल की दूरी 25 किलो वजन के साथ। लाइक अ बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पैंटिंग, ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ब्रीथ मतलब बच्चों हांफना, और स्वेटिंग मतलब पसीना, पैंटिंग मतलब हांफना, ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, हर्ट मतलब हृदय, लाइक अ बर्ड मतलब चिड़ियों के जैसा। यानी जब वह पहाड़ पर चढ़ता है तब उसका हृदय चिड़ियों की चहचहाहट की तरह धड़क रहा है, हांफ रहा है, उसके शरीर से बदबूदार पसीना निकल रहा है, उसका दम फूल रहा है। जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि पहाड़ पर हम लोग ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते हैं त्यों त्यों ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और दम फूलने लगता है। ठीक उसी तरह उसका भी दम फूल रहा है, फिर भी वह मस्तमौला होकर पर्वत पर चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। ए हर्ट ऑन द क्लिफ। क्लिफ मतलब बच्चों सीधा चट्टान या पहाड़ी या खड़ा टीला, और हट मतलब झोपड़ी। यानी उस पहाड़ के ऊपर उसका एक झोपड़ी है जहां वह अपने परिवार के साथ रहता है। हिज सन शिवरिंग विद कोल्ड। शिवरिंग मतलब कांप रहा है, और
उसका लड़का उस पर्वत पर ठंड से कांप रहा है, ठिठुर रहा है, ओज ऑफ हंगर, और भूख से तड़प रहा है। ओज मतलब बच्चों कष्ट, हंगर मतलब भूख, यानी वह भूख से तड़प रहा है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, वाइन्स मतलब बच्चों अंगूर की लता, और नेटल्स मतलब एक प्रकार का बिच्छू नामक पौधा, यानी एक प्रकार का जंगली पौधा, और सर्चिंग मतलब खोज रही है, यानी उस बच्चे की माँ अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए बिच्छू नामक पौधा खोज रही है, अंगूर की लता खोज रही है, ताकि भोजन बनाकर वह अपने बेटे को खिला सके और उसकी भूख मिटा सके। Beneath this hero of the mountain, the proud conqueror of nature are the snow-clad peaks. Snow-clad peaks मतलब बच्चों बर्फ से ढकी हुई चोटियां। Nature of conqueror proud यानी प्रकृति का गौरवान्वित विजेता। Mountain of the hero यानी पर्वत का नायक। Beneath मतलब के नीचे, यानी बच्चों पर्वत के नायक के नीचे प्रकृति का गौरवान्वित विजेता बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, यानी पर्वत का नायक यानी कुली के नीचे बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, यानी कुली बर्फ से ढकी हुई चोटियों के ऊपर है। Above only the star studded lid of night, लीड मतलब बच्चों ढक्कन, और स्टडेड मतलब गुथा हुआ या जड़ा हुआ या घना। ओनली द स्टार मतलब केवल तारे, एवं मतलब ऊपर, यानी रात को उस पर्वत पर आकाश में तारे एक दूसरे से गुथे हुए ढक्कन की तरह दिखाई देते हैं। इन दिस नाइट द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, स्लम्बर मतलब बच्चों ऊंघना या नींद, डीप मतलब गहरा, यानी रात में वह कुली गहरे नींद में सोता है। रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, रेनिंग मतलब बच्चों शासन करना या वर्चस्व कायम करना। रिच किंगडम यानी समृद्ध साम्राज्य, ऑफ स्लीप यानी नींद का, यानी नींद के समृद्ध साम्राज्य पर शासन करता है। यानी बच्चों दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद कुली रात को बेफिक्र होकर के गहरी नींद में सोता है। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि कुली के दिनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि कुली के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में न भोजन है और न ही शरीर ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े। उसका शरीर भी दुबला पतला है, उसकी हड्डियां भी झुकी हुई है, उसके पीठ पर 25 किलो का वजन है, फिर भी वह बर्फ से ढके हुए पहाड़ के सामने हार नहीं मानता, घुटने नहीं टेकता, उसे ललकारते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो बच्चों ये था हम लोगों का पोयम द स्लीपिंग पोर्टर। यदि पोयम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।